बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो सबसे अहम केस है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। इस केस को काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 13 रुकनी बेंच जो फुल कोर्ट है वो इसको सुन रहा है। 3 नए मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हलफ उठा लिया है और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो कुल तादाद है वो 17 हो चुकी है। 13 रुकनी बेंच है, फुल कोर्ट है जो इस मामले को सुन रहा है। और जो कुछ इसके अंदर हुआ, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पहले फैक्ट्स रख दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये मामला जा किस तरफ रहा है और इसमें से निकलने क्या वाला है। कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं। काजी फ़ाइज़ साहब इसको सुन रहे थे बाकी मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के साथ और ये मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक केस है। काजी फ़ाइज़ साहब ने यह भी कहा कि जब आमिर आए तो सब साथ मिल जाते हैं, वज़ीर और अटॉर्नी जनरल बन जाते हैं और जब जमहूरियत आए तो छुरियाँ निकाल कर आ जाते हैं। ये काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा और ये बराह रास्त समाज चल रही है तो पूरा पाकिस्तान इसको देख भी रहा है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से वकील थे फैसल सिद्दीकी, उन्होंने पूछा कि अदालत ने मुझे कुछ सवालात किए थे, अभी बता दूँ या बाद में बता दूँ। तो उन्होंने कहा छोटे दलाइल हैं तो अभी दे दें। तो वकील ने बताया कि कागजात नामजदगी में जो हामिद रज़ा की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वाबस्तगी ज़ाहिर होती है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का निशान ना मिलने पर चेयरमैन ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़े। अब ज़रा एक बात पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको इशू की समझ आ जाए। हुआ ये था कि जब 8 फरवरी 2024 में इलेक्शन होने जा रहा था तो जब बिल्कुल एंड टाइम पे एंड में मामला पहुंच गया था और इंतखाबी निशान जारी किए जा रहे थे तो आखिरी वक्त पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया था और बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। फिर फौरी तौर पे उन्होंने बल्लेबाज अरेंज किया तो हमने देखा उसको चपेड़े पड़ गई, वो बेचारा आगे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी दौड़ गया। फिर इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर ज्वाइनिंग की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का भी जो हामिद रज़ा साहब हैं वो अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सके, यानी वो भी ऑप्शन खत्म हो गया। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कर दिया था कि जनाब आपके पास बल्ले का निशान नहीं है, लिहाजा आप आज़ाद हैं। अब अदालत में एक मामला बार बार उठता है और जज साहिबान बार बार पूछते हैं, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान बार बार पूछते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बल्ला तो ले लिया था लेकिन जमात तो ख़त्म नहीं की थी ना। वो भाई जितने बंदों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट अप्लाई किया हुआ था और कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए इलेक्शन कमीशन को एक बयान हल्फी लिख कर दिया हुआ था कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, तो जितने लोगों ने यह किया था वो तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अब उनके पास बल्ले का निशान नहीं है लेकिन उम्मीदवार वो तहरीक इंसाफ के हैं तो उन्हें कोई और जमात ज्वाइन करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फैसले का गलत इस्तेमाल करते हुए मुबैना तौर पर जो जज साहिबान बार बार नुक्ता उठा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को कहा कि आप तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपकी जनाब जमात ही खत्म हो गई है। तहरीक इंसाफ कहती थी हमारी मखसूस नशस्तों की लिस्ट ले लें, वो कहते हैं हम आपकी मखसूस नशस्तों की लिस्ट भी नहीं ले सकते। तो इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले का गलत इस्तेमाल किया, इसको बार बार वहां पे पॉइंट आउट जजेस कर रहे थे। जो अहम चीजें पॉइंट, अच्छा इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह के साथ क्या हुआ, वो लड़ना चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे, लेकिन फिर वो बाद में अपना घोड़े का निशान लेना चाहते थे, उनको वो भी नहीं मिला। उनके साथ भी एग्जैक्टली वही ज्यादती हुई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुई और इलेक्शन कमीशन ने की। ये मामला भी आज अदालत में चला गया। तो अब चीजें बड़ी क्लियर हो गई हैं, बहुत ज्यादा क्लियर हो गई हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब आप एक ही समझे, हालात ही इसी तरह के थे। तो अब जजेस ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मामला दोबारा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के पास तो अरकान असम्बली को आज़ाद डिक्लेयर करने का कोई इख्तियार ही नहीं है, तो फिर कैसे कर दिया। जस्टिस अतरमल्ला ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर के हक का तहफ़्फ़ुज़ करे। इलेक्शन कमीशन को तो बताना चाहिए था जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, आप कहीं और नहीं जा सकते, आप क्यों सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करने जा रहे हैं, या आप आज़ाद उम्मीदवार नहीं हैं, आपका सिर्फ बल्ले का निशान छीना गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सारी सूरत हाल को इस्तेमाल किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे अखज़ किया कि उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि आज़ाद हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे आज़ाद उम्मीदवार जाहिर कर दिया।
अहम सवाल यही है। ये बात जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने भी पूछी और उन्होंने रिमार्क्स दिए कि किसी उम्मीदवार के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि नोटिफिकेशन के 3 रोज बाद अगर वो कोई और जमात में शामिल हो जाए। अब ये जो है वो जस्टिस जमाल मंदोखेल का कहना था कि इलेक्शन कमीशन कह सकते हैं कि उम्मीदवार आज़ाद हैं या किसी पार्टी से हैं। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ कागजात में उम्मीदवार की सियासी जमात से वाबस्तगी देखनी होती है, वो नहीं कह सकते आज़ाद है या पार्टी का है। और इलेक्शन कमीशन का इन मामलों के साथ क्या है, लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने जैसा इलेक्शन कराया सारी दुनिया जानती है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने भी रखूंगा। जो कुछ मुल्क में हो रहा था वो तल्ख हकीकत है और सबके सामने है। अतर मुल्ला साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते उठाए। यानी उन्होंने कहा जो हो रहा है सब जानते हैं, माजी में भी सबसे गलतियां हुई, कोई फरिश्ता नहीं है। इस पे कादी फ़ायद ईसा ने कहा कि हमने अपनी गलतियों को हम मानते हैं। फिर दोबारा अतर मुल्ला साहब ने कहा कि मगर कभी तो इसको दुरुस्त करना होगा, बस बहुत हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के तौर पर हमने अपने सर रेत में दफन कर रखे हैं और हम हकीकत का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन ये हमारी ही जिम्मेदारी होगी कि हर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही हैं, आज जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं और इसे हम सियासी इशू कहते हैं। ये सियासी मसला नहीं है, ये आइन से मुताल्लिक है। बदतरीन आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, हम अपनी आंखें बंद नहीं रख सकते। और मैं दोबारा ये कहूँगा कि सबसे अहम केस जो इस अदालत के सामने पेंडिंग है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली का केस है और सब इसे जानते हैं। ये बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा। कादी फ़ायद ईसा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो बात ही ना करें, वो यहाँ पे केस में फरीक नहीं है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सारी दुनिया जानती है कि वो कौन लोग हैं जो बेचारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे थे। वो मजबूरन फिर कभी उधर जा रहे थे कभी उधर जा रहे थे, उनके लिए ज़मीन तंग की हुई थी। तो कादी साहब को सिर्फ नज़र नहीं आ रहा, बाकी सब लोग जो जजेज हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। अब मैं आपके सामने ना एक चीज़ रखता हूँ। कादी साहब बार बार ये कहते रहे हैं कि जो आइन में लिखा है बस उसके मुताबिक चलना है, जो आइन में लिखा हुआ है उसके अल्फाज पे गौर करना है। वो अल्फाज के गोरख धंधे से बाहर नहीं जा रहे। बरतानिया का आइन जो है ना वो लिखा हुआ ही नहीं है, यानी उसका कोई एक डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं है। बहुत सारी अलग अलग शेप के अंदर वो मौजूद ज़रूर है, लेकिन वो कन्वेंशंस के ऊपर चलते हैं। तो वहाँ पे जो है वो जो कानून बनाने वाले और कानून नाफिज करने वाले या जो उनके अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज हैं वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अदालत में था तो मियाँ अली अशफाक मेरा एक केस लड़ रहे थे और केस लड़ते हुए उन्होंने जज से कहा कि सर कानून की बहुत सारी तारीफ़ मौजूद है दुनिया में, लेकिन मुझे जो कानून की एक तारीफ़ पसंद है वो ये है कि लॉ इज़ कॉमन सेंस, कि जो आपकी फहम में बात आ जाए, जो समझ में बात आए वो कानून है। जो आम फहम और समझ वाली बात है वो कानून है, कॉमन सेंस की बात है कानून। तो मुझे भी ये डेफिनेशन वैसे बहुत पसंद आई। अब ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ लिखी हुई है, यानी आइन की तशरीह का इख्तियार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्यों है? जिस तरह कादी फ़ायद ईसा साहब फरमा रहे हैं इस तरह तो फैसले करने के लिए रोबोट रख लें या कंप्यूटर रख लें, उसके अंदर सवाल डाल दिया करें, गूगल करके जवाब आपको मिल जाया करेगा कि आइन ये कहता है या नहीं कहता। फिर इतने ज़रखेज़ दिमागों को, इतने ज़हीन लोगों को बिठाने का क्या फ़ायदा? वो इसीलिए बिठाए गए हैं ना कि अगर आइन में किसी जगह पे कोई ख़राबी है तो उसकी निशानदेही भी करें, और अगर कहीं पे तशरीह की ज़रूरत है तो उसकी तशरीह भी करें। किसी जगह पे कोई कमी रह गई है, देखें आइन कोई आसमान से तो नहीं उतरा ना, इंसानों का बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है। कहीं इसमें देखें बड़ा मुकद्दम और बड़ा मोहतरम डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आइन के मुताबिक ही मुल्क चलते हैं। अगर आपके पास आइन है तो आपका मुल्क बेहतर चल सकता है उस पर अमल दरामद के ज़रिए से। लेकिन आइन में आपने देखा तरमीम होती रहती है, बार बार तरमीम करते हैं लोग। क्यों करते हैं? वो इसलिए आइन में तरमीम करते हैं कि वो उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मुतमईन नहीं होते। उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में या इस वक्त ज़रूरियात इन चीज़ों की हैं तो आइन में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए थी, या ये चीज़ों को हमने पहले ठीक तरीके से नहीं देखा, ये नया मसला आया तो अब हमें समझ आ रही है कि इसको यूँ दुरुस्त कर दिया जाए। तो आइन को तो बदला भी जाता है, तो उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद होती है। अब हरफ ब हरफ उसके ऊपर अगर अमल करवाना है तो फिर आप कंप्यूटर में डाल दें आइन, वहाँ से आप जवाब ले लिया करें एक पर्ची के ऊपर। ऐसा तो नहीं है। तो इतने बड़े बड़े दिमागों को, इतने बड़े बड़े जो ज्यूरिस्ट हैं उनको बिठाने का क्या फ़ायदा है? इतनी बड़ी जुडिशरी बनाने का क्या फ़ायदा है? ताकि आइन की सही तशरीह हो। अब मिसाल के तौर पे सिर्फ अगर आप आइन के कागज़ के एक टुकड़े को देखेंगे, 2 पैराग्राफ्स के अंदर आप अपने आप को रखेंगे तो आपको इन सवालों का जवाब ही नहीं मिलेगा जो सवाल अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज उठा रहे हैं। तो जब जवाब नहीं मिल रहा तो आपने अपनी कॉमन सेंस पे इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए, उन हालातों वाक़यात को देखते हुए आपने इंसाफ करना है।
और यही है जजेस का काम। मिसाल के तौर पे दो आदमियों में लड़ाई हो जाती है तो जज के आते ही फैसला कर देते हैं? आते ही फैसला नहीं करते। वो फैसला करते हैं उन हालातों वाकयात को देखते हुए कि भाई एक आदमी दूसरे के घर में घुसा था तो गलती किसकी थी, इन दोनों में से कौन किस सिचुएशन में था, उस हालातों वाकयात को देखने के बाद फैसला करते हैं कि इन दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। दो आदमियों की लड़ाई का मामला मैं आपको बता रहा हूं, ये तो पूरे मुल्क का मामला है। तो यहां आपको देखना पड़ेगा कि उस वक्त क्या हालात थे, जिन हालात में इलेक्शन हुआ। आपको बहुत सारे फैक्टर देखने पड़ेंगे, वो फैक्टर्स मैं आपके सामने अब रख देता हूं जिनको देखे बगैर आप ना मखसूस नशस्तों का फैसला कर सकते हैं, ना इन इंतखाबात के मामले का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़े इंतखाबात हुए हैं 8 फरवरी 2024 को। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि किन हालात में कौन सी चीज़ें आई। अब इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस साहब को सारा कुछ अप टू डेट चाहिए। वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल हालात में चीज़ें होती हैं, वो सवालात ऐसे पूछ रहे हैं, ऐसे सवालात पूछ रहे हैं जैसे जनवरी और फरवरी में पाकिस्तान के हालात बिल्कुल नॉर्मल थे। और नॉर्मल हालात में एक जमात सियासी इलेक्शन लड़ने जा रही थी, यानी सियासी जमात बिल्कुल नॉर्मल हालात में इलेक्शन लड़ रही थी, वो ऐसा शो कर रहे हैं। हालांकि जब आप जनवरी और फरवरी के हालात में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो इलेक्शन नहीं था, वो जबर एक्शन था। वो एक जंग लड़ रही थी एक पॉलिटिकल पार्टी, वो इलेक्शन नहीं था। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। नॉर्मल तरीन हालात में भी अगर इलेक्शन हो तो कहीं गलती हो जाती है, लेकिन तहरीक इंसाफ को तो ये पूछा जा रहा है कि आपने ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, हालांकि वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। अब जरा है कि उस वक्त हो क्या रहा था। केसेस पे केसेस, सैकड़ों केसेस दर्ज हो रहे थे, गिरफ्तारियां हो रही थी, छापे मारे जा रहे थे, घरों में तोड़ फोड़ हो रही थी, कागजात नामजदगी छीनने की एक एक्सरसाइज आपने देखी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, इन इलेक्शन में वो भी हो रही थी। और आरओज के दफातर के गिर्द पैरे लगाए गए थे ऐसे लोगों के जो कागजात नामजदगी भी छीनते थे और तजवीज़ कुनिंदगान और तायीद कुनिंदगान को भी उठाते थे, और अगर उम्मीदवार हत्थे चढ़ जाए तो उसको भी गिरफ्तार कर लेते थे। कागजात लगातार मुस्तरद किए गए, तारीखी नौइयत के कागजात मुस्तरद किए गए। इससे पहले कभी इतने कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं हुए। इगवा पर इगवा हो रहे थे, जो वफादारियां हैं वो तब्दील करवाई जा रही थी। इमरान खान को एक हफ्ते में 3-4 सजाएं सुना दी गई थी और उनकी एहलिया को भी सजा सुना दी गई थी, जेल में डाल दिया गया था। तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा गिरफ्तार थे और किसी किस्म की कोई मुशावरत की इजाज़त नहीं थी, किसी किस्म की कोई कंपेन चलाने की इजाज़त नहीं थी। ना कोई जलसा कर सकती थी तहरीक इंसाफ, ना कोई जुलूस निकाल सकती थी तहरीक इंसाफ, ना कोई रैली कर सकती थी तहरीक इंसाफ, कोई झंडा नहीं लगाया जा सकता था, किसी किस्म का बैनर और पोस्टर नहीं लग सकता था, मुकम्मल मीडिया का बाइकआउट था इस पॉलिटिकल पार्टी का। तो क्या ये एक नॉर्मल इलेक्शन था? भाई इतने बुरे हालात के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इलेक्शन हो भी। तो अब ऐसे जजेस शो कर रहे हैं, खासतौर पे काजी फायद ईसा साहब, जैसे एक बिल्कुल नॉर्मल हालात में इलेक्शन हुआ। इन हालात को देखे बगैर आप फैसला कर ही नहीं सकते इतने अहम मुकदमे का। अब इसके अंदर जो है ना वो चंद चीजें बड़ी अहम है, गौर तलब है, जिनको इस मुकदमे के साथ रखा जाएगा तो फिर फैसला करने में आसानी होगी, क्योंकि समाअत अब मुलतवी हो गई जुमेरात तक के लिए। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, जो बल्ला है ना वो गले पड़ गया काजी फायद ईसा साहब के। बार बार बल्ले का जिक्र आता है, बार बार उस फैसले का जिक्र आता है, और जब भी उस फैसले का जिक्र आता है तो काजी फायद ईसा साहब ऐसा दिखाई दे रहा था अदालत में, और बहुत सारे जो वहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने भी मुझे ये बताया कि वो चिड़े हुए दिखाई दे रहे थे, उनको बुरा लगता था जब बल्ले का या उस फैसले का तस्करा किया जाता था। सारा इलेक्शन जो है वो मशकूक हो गया। अब कौन सी चीज़ें देखनी पड़ेगी? एक देखना पड़ेगा 8 फरवरी का धांधली वाला केस, लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला इसके अंदर आएगा, जबरी गुमशुदगियों वाला केस है, बल्ले के निशान वाला केस है, फॉर्म 45 और 47 ये क्या हुआ, ये सारा मामला देखना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन की लगातार जो जानिबदारी चल रही है, इन सारे मामलात को जब आप मिलाकर देखेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि एक्चुअली इलेक्शन में हुआ क्या, और फिर आप इंसाफ देने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं बता दूं काजी फायद ईसा साहब के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, और साथी जजों के साथ जो है वो एक इस तरह की सिचुएशन भी बनी जो नहीं बननी चाहिए थी। इसमें मरियम नवाज़ खान साहिबा ने एक ट्वीट किया, मैं उसी को पढ़ के सुना दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो दीगर जज साहिबान हैं जब वो बात करते हैं तो काजी फायद ईसा साहब को
कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली इस केस के हवाले से, क्योंकि इस केस को बहुत सारे लोग जोड़कर देखते हैं काजी फायज ईसा साहब की उस मुबैना एक्सटेंशन के साथ जो उन्हें दी जा सकती है। और वज़ीर कानून ये कह चुके हैं, यानी अगर 2/3 अक्सरियत इस फैसले के नतीजे में पीडीएम की हुकूमत को मिल जाती है तो फिर काजी फायज ईसा साहब को पीडीएम की हुकूमत एक्सटेंशन देने के काबिल भी हो जाती है। दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये इंसाफ का मामला नहीं है, एक्सटेंशन का मामला है। या तो एक्सटेंशन होगी या इंसाफ होगा। बहरहाल मरियम नवाज खान साहबा लिखती हैं कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठते ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन से 3 मौकों पर साथी जजेस पर बरहम हो गए। जस्टिस अतरमुल्लाह को बराह रास्त चोट कैसे कराई, क्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल जजेस के इंसाफ के रास्ते में रखना डाल रहा है, आइए जायजा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलने से मुताल्लिक केस में नशस्तें मिलें या ना मिलें, जजेस की इख्तलाफ राय पॉइंट स्कोरिंग में बदल जाना खतरनाक है। केस की समाअत के दौरान 3 मौकों पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साथी जजेस पर सख्त बरहम हुए, जबकि वो सवालात वकला से इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर कर रहे थे। पहला मौका जब जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा होने के बाद उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कैसे कर सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने जवाब में कहा कि इलेक्शन कमीशन गलतियों से भरपूर हो सकता है, कभी कभी गलत फैसले भी करता है, मगर क्या पीटीआई के केस में एक भी मुंतखब रुकन ने दरखास्त दायर की है? हमारे सामने पीटीआई का केस ही नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है। सारी दुनिया जानती है कौन पीटीआई कौन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने वो लकीर पकड़ी हुई लकीर को पीट रहे हैं। इंसाफ जो है वो आपको दिमाग खोल के सारे फैक्टर्स को देख कर देना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ एक चीज पकड़ लें कि मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा, आपको सारा कुछ देखना पड़ता है। जजेस ऊंची जगह पे बैठे होते हैं और उनकी नजर दूर तक जानी चाहिए। दूसरा मौका जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि समझ से बालातर है कि हम ये बहस क्यों कर रहे हैं, कोई दबाव था या नहीं था, ये अलग बात है, हमें आइन के मुताबिक चलना है, मफरूजों पर नहीं चल सकते। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मैं बताता हूं कि यह बहस क्यों हो रही है। हम किसी सियासी जमात को नहीं बल्कि लाखों की तादाद में निकलने वाले वोटर्स के हुकूक का बतौर सबसे बड़ी आईनी अदालत तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हलफ दोहराया, हमारे हलफ में जिक्र कहाँ है, इलेक्टोरेट आइन की पाबंदी दर्ज है, बस ये नहीं वो कह रहे हैं कि ये नहीं करना, हमने सिर्फ आइन की पाबंदी करनी है। काजी साहब ने और तरफ ले गए मामले को। तीसरा मौका जब जजेस इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवालात उठा रहे थे तो जस्टिस मंसूर बोले, अगर मेरे इस सवाल का कि एक नशिस्त सियासी जमात और बकिया असम्बली आज़ाद हैसियत में जीत कर आए तो 70 मखसूस नशिस्तें एक नशिस्त पर मिल जाएंगी या नहीं, इसका जवाब दें तो वजाहत हो जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जवाबी रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आता हम आइन को दोबारा लिखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अगर ये ओल्ड फैशन है तो जाकर तरमीम कर लें। आर्टिकल 5 के तहत हर शख्स आइन का पाबंद है। फिर जब वक्फा हुआ तो जजेस के पे दर पे सवालात आए, उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मखदूम अली खान को मुखातिब करके कहा कि आपको बुरा ना लगे कि जब भी जमहूरी हुकूमत आती है हम सब छुरियां लेकर निकल पड़ते हैं और जब डिक्टेटर आता है तो वजीर या अटॉर्नी जनरल लग जाते हैं। जैसे मखदूम अली खान भी एक आमिर के डिक्टेटर थे, मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दें। इस बात के जवाब में जस्टिस अतरमुल्लाह ने मखदूम अली खान को मुखातिब करके कहा कि आज भी कोई आइन होना चाहिए, कोई कंप्लिसिट का नफाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी फरिश्ता नहीं था, माजी में भी हम सबसे गलतियां हुई। मुल्क में जारी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट अपना सर रेत में दबाकर नहीं बैठ सकती। एनफ इज़ एनफ। बहरहाल ये मामला शायद इसलिए भी है कि जस्टिस अतरमुल्लाह साहब के बारे में सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चलाई जा रही है कि वो मुशर्रफ दौर में वज़ीर रहे हैं, और आज यही बात चीफ जस्टिस ने बराह रास्त समाअत में ऐसे कही कि जिसको एक ताने के तौर पे लोगों ने लिया है। बहरहाल ये समाअत अभी चल रही है, जुमेरात को केस आगे बढ़ेगा। मैंने तफसीलात आपके सामने रख दी हैं। अगर ये सारी चीज़ें ना देखी गई और इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो फिर जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं या तो एक्सटेंशन होगी या इंसाफ होगा। देखते हैं क्या होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।